Hello, good morning, guys. Today we will complete our biggest chapter, consolidation, in which I had covered all the adjustment. What are the treatment like? If there is any another treatment which I say I had not even asked the question, but अगर लग रहा है कि आई से यहाँ पे और क्वेश्चन बना सकती है, तो वो सब भी मैंने कवर कर रखा है. एओपी के लिए लाइक पूरा एक फॉर्मेट है फिक्स कि आप ऐसा करोगे तो एओपी हो जाएगा. इसके लिए पहले आप अपन सबको ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा. नॉर्मल आइटम, डिविडेंड पेड के ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, ये अपन के टाइम एडजस्टमेंट क्या होता है, डिविडेंड पेड डिक्लेयर क्या होता है, रीवैल्यूएशन कैसे होती है, और रीवैल्यूएशन कैसे होता है, एसेट और डेप्रिसिएशन का, कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना. तो इसका मैंने पूरा फॉर्मेट बना रखा है. तो पहले अपन एडजस्टमेंट समझ लें कि एडजस्टमेंट होते कैसे कैसे है. उसके बाद में इधर आके से प्लॉट करना है. प्लॉट करने के लिए भी पूरी मेमोरी टेक्निक है. यहाँ पे आप आराम से आ जाएगा. आपका एओपी बनाने में कभी दिक्कत नहीं आई. खाली अगर आपने कोई गलती करी तो वो हो गया आपके कैलकुलेटर की एरर. कभी भी आपके प्लॉटिंग या फिर उसमें कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप ये लेके चलोगे. ओके. एंड देन सेम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का भी और उसका ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी. चलो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन. बिकॉज कंसोलिडेशन क्वेश्चन कैसे आता है, उसके अंदर तीन एडजस्टमेंट आ जाएंगे. एक आ जाएगा बोनस का, एक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन का, और एक साथ में दे देंगे लाइक आपके बोनस वाला या फिर कुछ और एडजस्टमेंट दे देंगे, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन दे देंगे. ऐसे करके तीन एडजस्टमेंट रहेंगे और बाकी पूरे आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, एओपी बनाने पड़ेंगे. ठीक है. तो अपन का सबसे पहले आता है डिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन. लाइक फॉर एग्जांपल एसेट की बुक वैल्यू है ईयर एंडिंग पे अपन का बुक वैल्यू उसकी 9 लाख. ठीक है. और डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होता है 10%. मतलब उसकी 1 अप्रैल को क्या वैल्यू है, क्योंकि ये तो 31/3 की है. लाइक मान लो ये 31/3/25 की है, अपन को की चाहिए 1/4/2024 की. तो ओपनिंग में कैसे आएगा, तो ओपनिंग उस बुक वैल्यू ऑफ एसेट कैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि 9 लाख के अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो रखा है. मतलब ये अभी कितने पे शो कर रहा है, 90% पे. तो अब इसको 100% पे कैसे लेके आएंगे. 9 लाख डिवाइडेड बाई 90%, 9 लाख डिवाइड बाई 90%. तो ये 1 अप्रैल की वैल्यू होगी कि अपन की जो एसेट की वैल्यू वो 10 लाख है. ठीक है. उसके बाद में बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 9,75,000. अब आप पूछोगे ये डेप्रिसिएशन आई कैसे. तो देखो डेट ऑफ एक्विजिशन कब है, 1 जुलाई को. तो 1 जुलाई मतलब अपन को कितना, अप्रैल मई जून, 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना. क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा था यहाँ पे पूरे 12 महीने का है. तो अब लेकिन 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 25,000. तो जो अपन ने एसेट एक्वायर करा था, तो उस दिन अपन के कॉस्ट कितनी, उस एसेट की वैल्यू कितनी होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि 3 महीने डेप्रिसिएशन कंसीडर करना पड़ेगा कंसोलिडेशन पर्पस के लिए. तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% अपन का जो डेप्रिसिएशन की रेट है मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर देना. आपका 25,000 आएगा. उसको 10 लाख में से डिडक्ट करके आपकी जो बुक वैल्यू होगी एसेट की वो होगी 9,75,000. ठीक है. उसके बाद में मार्केट वैल्यू क्या होगी इस एसेट की. मान लो अगर डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन अगर मार्केट वैल्यू देखी कि उस एसेट की वैल्यू 12 लाख रुपए. तो अब इसके अंदर आपका क्या आएगा, रीवैल्यूएशन गेन आएगा. क्योंकि आपकी बुक वैल्यू आज कितनी है, 9,75,000. बट इसका रीवैल्यूएशन कर रहे हो 12 लाख के ऊपर, तो कितना आएगा, 2,25,000. तो ये 2,25,000 का गेन कहाँ जाएगा, लॉस का, ये अपन के एओपी के प्री कॉलम के अंदर जाएगा. वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे जाएगा. ठीक है. और अगर लॉस आया, मान लो कि 9,75,000 की अभी वैल्यू है, लेकिन अब कितने में उसको रीवैल्यू करें, 9 लाख में. तो यहाँ पे क्या आएगा, रीवैल्यूएशन लॉस. ओके. एंड देन डेप्रिसिएशन फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. एक साथ से पहले वाला पूरा प्री है, उसके बाद वाला पूरा पोस्ट है. तो अपन पोस्ट वाले की बात करते हैं कि एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा सब्सिडी ने. तो मान लो डेट ऑफ एक्विजिशन बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू. मतलब जो अपन के एसेट की जो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन उसकी बुक वैल्यू क्या है, और 31 मार्च की बुक वैल्यू क्या है, जो उसका डिफरेंस है, उन दोनों डिफरेंस लेके कितना आ रहा है. उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए था. मान लो उसका जो डेप्रिसिएशन अपन को चार्ज करना चाहिए था आफ्टर डीवैल्यूएशन. मान लो अगर अपन ने डीवैल्यूएशन करा, तो डीवैल्यूएशन करने के बाद अपन को डेप्रिसिएशन 60,000 चार्ज करना चाहिए था. लेकिन अब तक अपन ने, क्योंकि अपन ने रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करा था, तो अपन ने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा, 50,000 रुपीज. तो अब चार्ज कितना करना है, एक्सेस 10,000. तो एक्सेस डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज बाय 10,000 अपन को ऐड करना पड़ेगा. ये कहाँ जाएगा, अपन के एओपी के अंदर. और मान लो कि अपन को 40,000 चार्ज करना था, लेकिन अपन ने 50,000 चार्ज कर दिया, तो ज़्यादा चार्ज कर दिया. इसकी वजह से क्या होगा, अपन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो इसको, इस टर्म को अपन क्या बोलेंगे, सेविंग इन डेप्रिसिएशन. दोनों कंसेप्ट आएंगे, या फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज या फिर सेविंग इन डेप्रिसिएशन. तो इस सेविंग इन डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, एओपी के पोस्ट कॉलम के अंदर. देन अगला एडजस्टमेंट आता है अपन का, बोनस अगर इशू करा सब्सिडी ने. तो बोनस अगर सब्सिडी ने इशू करा है, अगर क्वेश्चन बोल दे कि बोनस की एंट्री है वो ऑलरेडी पास है उस साल की, तो एओपी के जो पोस्ट कॉलम है वहां पे अपन को ऐड बैक करना है.
और अगर एओबी के प्री कॉलम है वहाँ आके लेस करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे बोनस का यहाँ आके हमेशा माइनस करना, और अगर एंट्री पास हो चुकी है तो यहाँ इसके पोस्ट कॉलम में आके ऐड करना है। ठीक है, इसके ये फॉर्मेट में अच्छे से करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद में आता है अपने अनरियलाइज प्रॉफिट। इसका एक अलग से एडजस्टमेंट आता है, इसके 2-3 फैक्ट करने होते हैं। अगर गुड्स सोल्ड करे होल्डिंग ने सब्सिडी को, कैसे, ये होल्डिंग है ये सब्सिडी है, अगर इसने गुड्स सेल करे तो प्रॉफिट किसने अर्न करा, इसने माल बेचा है तो अर्न किसने करा, होल्डिंग है। और दूसरा केस क्या होगा, जो सब्सिडी है उसने होल्डिंग को बेचा, और ये अपना दूसरा केस। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, मतलब जो अपन का अनसोल्ड स्टॉक होगा, उसके अंदर कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला एलिमेंट रहता है, जैसे अपन यहाँ पर कमीशन वाले चैप्टर 100 के अंदर भी अपन ने कहा है। अगर उसके अंदर कोई भी लाइक अनसोल्ड स्टॉक है, ऐसा ही क्वेश्चन बोलेगा कि अनसोल्ड स्टॉक है, जितना भी अनसोल्ड स्टॉक है उसमें से आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है, कि आपने जितना गुड्स खरीदा है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जितना अनसोल्ड स्टॉक है उसमें उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना, ना कि आपने कितना होल्डिंग या फिर सब्सिडी से गुड्स लिया उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मत निकाल लेना। ठीक है, तो वो उतना एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करना है, अगर एंटिटी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो उसके रिजर्व सरप्लस से एलिमिनेट कर दो। जिस भी एंटिटी ने, अगर होल्डिंग ने अर्न करा तो उसके रिजर्व सरप्लस से कम कर दो, सब्सिडी ने अर्न किया तो उसके कम कर दो। पहला केस क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी। पहला केस है कि आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो आपको एलिमिनेट करना है जो होल्डिंग कंपनी है रिजर्व सरप्लस है। उसके बाद दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट करना है, एलिमिनेट करना है रिजर्व सरप्लस ऑफ सब्सिडी, मतलब एओपी के प्री और पोस्ट में से माइनस होगा, क्योंकि ये एओपी बन रहा है, ये किसका बन रहा है, सब्सिडी का बन रहा है, होल्डिंग का नहीं बनता। तो ये अपन का एओपी के अंदर ये फीस का इफेक्ट आएगा, और अगर होल्डिंग ने कमाया तो कहाँ इफेक्ट आएगा, रिजर्व सरप्लस में। अगर सब्सिडी ने कमाया तो कहाँ पे इफेक्ट आएगा, अपन का एओपी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस कैसे बनाना है, तो सबसे देखो अपन को बैलेंस लेना रिजर्व सरप्लस का, होल्डिंग का, वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। उसके बाद में रुको ये भी लास्ट में कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद में चलो एक लास्ट ट्रीटमेंट है डिविडेंड वाला। ये बहुत लेंदी और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट याद रखना, एकदम आराम से हो जाएगा। कि जैसे ये क्वेश्चन दिखे आपको, आपके दिमाग में 3 चार्ट खुलने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एओपी के अंदर मतलब पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, मतलब सब्सिडी डिविडेंड पे कर रही है, तो प्री एक्विजिशन डेबिट अकाउंट, पोस्ट एक्विजिशन अकाउंट टू डिविडेंड पेएबल, मतलब कि थोड़ा एक्विजिशन डेट से पहले वाला उसने पैसा कमाया उसमें से डिविडेंड दिया, और उसके बाद में एक्विजिशन के बाद में जो कमाया उससे पैसा दिया। डिविडेंड डिक्लेयर करने टाइम में अगर डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर करा है, डिविडेंड डिक्लेयर करा है ड्यूरिंग द ईयर, बट क्लोजिंग डेट पर नहीं करा। क्लोजिंग डेट मतलब 31 मार्च में नहीं करा, ऐसा क्वेश्चन दिखे कि डिविडेंड डिक्लेयर करा है बट क्लोजिंग डेट पे नहीं करा, तो ये डिविडेंड किससे रिलेट करेगा, प्री पीरियड से। ठीक है, और अगर ऑलरेडी पेड है, अगर क्वेश्चन बोले कि इफ डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट एट द क्लोजिंग डेट बट द डिविडेंड हैज ऑलरेडी पेड, इट मींस एंट्री एट पास, यू डोंट हैव टू डू एनी अदर एडजस्टमेंट। देन डिविडेंड डिक्लेयर हो रखा है ड्यूरिंग द ईयर बट क्लोजिंग डेट पे नहीं है, बट डिविडेंड बिलोंग्स करता है किससे, अपन को प्री पीरियड से। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 3 स्टेप याद रखना। सबसे पहले पोस्ट के अंदर ऐड करना है, फिर टाइम एडजस्टमेंट करना है, फिर डिविडेंड अमाउंट को प्री और पोस्ट से डिपेंड करता है डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले ही डिविडेंड पे हो रहा है तो प्री में से माइनस कर दें, वरना पोस्ट में से माइनस कर दें। ये देखो यहाँ आगे करना है। देखो सबसे पहले अगर एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है तो यहाँ के प्लस करना है, अगर एंट्री ऑलरेडी पास नहीं हुई तो यहाँ माइनस कर देना। लेकिन ये तो यहाँ प्री में से माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर एंट्री पास हो चुकी है तब इसके 3 इफेक्ट आएंगे। सबसे पहला ये, और दूसरा ये देखो, इसके बाद अपन ने ये जो जितना भी अपन का अमाउंट आया उसका टाइम एडजस्टमेंट कर दिया, जो भी अपन का एडजस्टेड प्रॉफिट आया उसके बाद अपन ने टाइम एडजस्टमेंट करा, और फिर उसके बाद में अगर ये प्री पीरियड से रिलेट करता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का डिविडेंड है तो ये प्री में से माइनस कर देना, अगर पोस्ट प्रॉफिट से दिया तो पोस्ट में आके माइनस कर देना, पहले ऐड टाइम एडजस्टमेंट माइनस। ओके, ये तैयार रखना, जैसा कंफ्यूज मत होना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा ब्लंडर करोगे बहुत फंस जाओगे इसमें, वरना। ठीक है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31/3 को डिक्लेयर करा है, इट मींस देन डिविडेंड बिलोंग्स टू करंट ईयर। अगर डिक्लेयर डेट है अपन की 31/3/2024, तो इसका मतलब क्या, करंट ईयर से रिलेट करता है। अगर डिविडेंड पेएबल आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, अगर करंट ईयर में डिविडेंड पेएबल शो कर रहा है तो आपको ये 3 एडजस्टमेंट लगाने। कौन से 3, पोस्ट कॉलम के अंदर ऐड करना है डिविडेंड को, टाइम एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद में डिविडेंड लेस करना। कब डिविडेंड पेएबल आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है और जो डिविडेंड है डिक्लेयर हुआ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर डिविडेंड पेएबल आपको शो नहीं करता,
तो डायरेक्टली आपको डिडक्ट करना है प्री या फिर पोस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट, ये वाला। ये देखो, अगर नहीं करा तो यहाँ आके सीधा माइनस कर देना, प्री और पोस्ट डिपेंड। ये आपको 3 स्टेप फॉलो नहीं करना, 3 स्टेप तभी फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर आपको डिविडेंड पेएबल आपको बैलेंस शीट में दिख गया तो आप कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद में पार्ट 2। अब अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अगर डिविडेंड ऑलरेडी पेड है, डिविडेंड ऑलरेडी पेड हो चुका है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट है? सबसे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब उसको ऑलरेडी जो डिविडेंड है वो रिसीव हो चुका है, लेकिन बट तो उसका कुछ भी नहीं करना। अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑलरेडी डिविडेंड रिसीव हो चुका है, मतलब अगर डिविडेंड की गारंटी ऑलरेडी पास हो गई है, तो अपन ये मानेंगे कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले हैं उनको डिविडेंड मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर डिविडेंड पेएबल बाय सब्सिडियरी ईयर एंड पे डिविडेंड दे रहे, मतलब पे नहीं हुआ, अभी डिक्लेयर कर रहा है डिविडेंड पेएबल बाय सब्सिडियरी ईयर एंड, तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर शेयर है डिविडेंड का, वो उसको अपन सेपरेटली शो करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, या फिर उसको अपन अदर करंट लायबिलिटी के अंदर शो कर दें कि ये इतना डिविडेंड पेएबल है माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों को, ठीक है। उसके बाद में होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, अब मतलब जो कोई सब्सिडियरी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो जितना 72% लाइक 72-80% जो होल्डिंग कंपनी वो होल्ड करती है, तो 80% डिविडेंड किसको मिलेगा? होल्डिंग कंपनी को। 100% मत लेना, गलती से भी गलती मत करना, डिविडेंड होल्डिंग को सिर्फ और सिर्फ 80% मिलेगा, ये आपको पीएनएल बनाते टाइम काम आएगा, ठीक है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा है और पे करा है ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड डिक्लेयर और पे ड्यूरिंग द ईयर, तो जो होल्डिंग कंपनी है वो रिसीव करेगी। बट अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा है एट ईयर एंडिंग, मतलब सब्सिडियरी ने पे करा है और होल्डिंग ने रिसीव करा है, और होल्डिंग ने अब तक कोई एंट्री पास नहीं करी, तो सबसे पहले आपको गिव डायरेक्ट इफेक्ट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर होल्डिंग कंपनी ने अब तक किसी कोई भी एंट्री पास नहीं करी कि मैं हमको सब्सिडियरी से जो है डिविडेंड मिल चुका और इसका अब तक कोई भी नहीं आया, तो सबसे पहले अगर प्री वाला पोर्शन है, मतलब क्योंकि आपने AS 13 भी पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जो अपन को इन्वेस्टमेंट करने से पहले जितना भी अगर कोई भी अपन को इन्वेस्टमेंट के ऊपर शेयर्स और के ऊपर अपन को डिविडेंड मिलता है, तो उसको क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट में से डिडक्ट करते हैं। ये रूल कौन बोलता है? AS 13। तो आपको जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाओगे उसमें से प्री वाला डिडक्ट करना है। लॉजिक मैंने बता दिया, AS 13 वाला रूल अप्लाई होगा। अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर इस इन्वेस्टमेंट को अपन को रिटर्न या फिर डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, तो उस डिविडेंड को अपन माइनस करके फिर उसको कॉस्ट पार्ट में दिखाते हैं। और जो पोस्ट वाला पोर्शन है वो आप पीएनएल के अंदर ऐड करते हैं रिजर्व सरप्लस को होल्डिंग कंपनी है। उसके बाद में ये देखो एक एंट्री आई है ऐसे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, प्री पोर्शन और पोस्ट पोर्शन है। इस इफेक्ट क्या, इस एंट्री का इफेक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर ऑलरेडी शो करेगा बट नॉट ऑफ प्री डिविडेंड, तो इग्नोर करना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट की वर्किंग के अंदर, और कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट के अंदर इग्नोर करना पोस्ट वाला डिविडेंड, बिकॉज ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है पीएनएल के अंदर। ये देखो आप समझे नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, मतलब अपन ने इन्वेस्टमेंट बेची, बैंक में पैसा आया और उसके बदले में अपन को प्रॉफिट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट बेची प्री वाले के अंदर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है, मतलब जितना भी अपन को डिविडेंड मिला वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी इसलिए इसको क्रेडिट कर रहा है और पीएनएल बढ़ेगा, तो इसका इफेक्ट क्या है, ऑलरेडी शोन कर रहा है बट एज अ प्री डिविडेंड शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इग्नोर करना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग, प्री एक्विजिशन वाला इग्नोर करना है क्योंकि ऑलरेडी उसको शो माइनस कर दिया, क्योंकि एंट्री वाली ऑलरेडी पास है। लेकिन अगर पास, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या लेना है, अगर कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर पोस्ट वाला का ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि पोस्ट वाला ऑलरेडी शो करेगा और प्री वाला है वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर डिडक्ट हो चुका है, समझे। उसके बाद दूसरा केस, होल्डिंग कंपनी ने पास करा रॉन्ग एंट्री ऑफ रिसीट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद में मतलब क्या एंट्री पास कर दी उसने, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, पूरा का पूरा प्री और पोस्ट दोनों डाल दिया, लेकिन अपन ने क्या पढ़ रखा है, प्री वाला हमेशा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होता है, तो अब अपन को रेक्टिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, अब अपन का प्रॉफिट कम होगा और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होगी, तो पीएनएल अकाउंट, पीएनएल ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है एज पर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल वो लेना, उसमें से प्री वाला जितना डिविडेंड है वो माइनस कर देना, और कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, जो बैलेंस है होल्डिंग कंपनी का एज पर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से प्री वाला डिविडेंड माइनस कर देना, क्योंकि ये वाला यहाँ डेबिट और ये वाला यहाँ डेबिट, ठीक है। और इसमें से गलती से 10,000 चला गया तो प्री को निकालना, ठीक है। चलो देखो इसके ये है ना, मैं मास्टर क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये है सॉरी, इसके पहले मैं आपको एओपी का फॉर्मेट समझाता हूँ कि एओपी बनाते कैसे हैं।
क्योंकि एओपी बन गया, एओपी बन गया तो सब कुछ बन जाएगा। तो देखो एओपी कैसे बनाना है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लिया, उसके बाद बैलेंस शीट लेना, उसके बाद में जो ओपनिंग बैलेंस है पीएनएल का, और ये देखो यहाँ आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो प्री वाला तो आपको प्री और पोस्ट कैसे निकालोगे, जितने महीने का प्री वाला है उसको मल्टीप्लाई बाय करना 1/4 और 3/4, लाइक वॉट एवर द डेट विल बी। तो प्री वाला ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि जनरल रिजल्ट आ जाएगा। पोस्ट के अंदर क्या आएगा, बैलेंस शीट फिगर हमेशा, और इसके इससे और इसको कंपेयर करना, जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में आप कैसे याद करना है कि टाइम एडजस्टमेंट से पहले क्या क्या आएगा। टाइम एडजस्टमेंट से पहले आएगा एबीडी। एबीडी कैसे याद रखना है, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स कैसे याद रहेगा, एबी डिविलियर्स आरसीबी के अंदर बढ़िया खेलता था, तो कंसोलिडेशन के अंदर हमको एबी डिविलियर्स को याद करके चलना है। एबी डिविलियर्स सबसे पहले अपन का एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम को माइनस कर देना। उसके बाद में जो लॉस, अगर कोई लॉस एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ऐड कर देना। अगर प्री से रिलेटेड है तो उसको प्री में माइनस कर देना, लेकिन अगर सॉरी कुछ एबनॉर्मल आइटम का खाली पोस्ट का नहीं इफेक्ट लेना। अगर लॉस है तो ऐड कर देना, गेन है तो माइनस कर देना। इसका वाइस वर्सा इफेक्ट टाइम एडजस्टमेंट के बाद में आएगा। अगर बोनस वाला मैंने अभी बता दिया ऑलरेडी, माइनस कर देना। उसके बाद डी, अगर डिविडेंड पेड और डिक्लेयर करा ड्यूरिंग द ईयर तो प्री में से माइनस कर देना, लेकिन अगर वो 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद देखो रिवर्सल किसका होगा, बोनस का कभी भी नहीं होगा, एडी होगा बस। अगर अब नॉर्मल आइटम है तो उसका रिवर्स इफेक्ट लेना, अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ नीचे आके माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस हुआ तो नीचे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेम डिविडेंड का अगर ऊपर जितना प्लस हुआ या नीचे आके माइनस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये पोस्ट रिलेट करता है प्री से रिलेट करता है। उसके बाद में रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो भी माइनस होगा, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद ऊपर एबीडी, एबीडी के बाद में टाइम एडजस्टमेंट, टाइम एडजस्टमेंट के बाद में एडी लेना है, एडी के अंदर अपना एबनॉर्मल आइटम का रिवर्सल करना है। उसके बाद में डिविडेंड अगर पेड और डिक्लेयर करा उसका रिवर्सल करना है। उसके बाद में रीवैल्यूएशन हुआ है कोई एसेट और डेप्रिसिएशन का, वो कर लेना। अगर मतलब लाइक रीवैल्यूएशन गेन या फिर लॉस आया, अगर कोई एडिशनल या फिर सेविंग इन डेप्रिसिएशन हुआ है, अगर रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस हुआ है तो ये प्री के अंदर आ जाएगा। उसका अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन या फिर सेविंग इन डेप्रिसिएशन हुआ तो इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पे कौन सा आएगा, अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर ऊपर बिकता है, मतलब सब्सिडियरी ने होल्डिंग को बेचा है, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन सॉलिड। डाउनस्ट्रीम वाले कहाँ इफेक्ट आएंगे, अपन के कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट के अंदर। फिर यहाँ से आपको निकालना है, ऐड कर देना है इक्विटी शेयर कैपिटल कितना सब्सिडी का, जिसके अंदर बोनस इंक्लूडेड है। तो यहाँ ऐसे आपका नेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगा, यहाँ से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये वाला शेयर आ जाएगा होल्डिंग में, ये आ जाएगा माइनॉरिटी में, और इसका भी होल्डिंग और माइनॉरिटी निकल देगा, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जितना इन्वेस्टमेंट करा इन कॉस्ट ऑफ सब्सिडी तो ये लेना। उसके बाद में जितना भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब ये वाला ये आपके एसेटी, मतलब जितना भी अगर पीएनएल के अंदर रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, जो जबकि उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करना था, अगर नहीं करा तो कर देना, अगर कर दिया तो कुछ मत करना। उसके बाद में शेयर ऑफ पेरेंट इन नेट एसेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और जितना उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जितना भी लाइक 72% 80% जितना भी शेयर है नेट एसेट के अंदर वो माइनस कर देना, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देना। डेबिट बैलेंस हो तो गुडविल, क्रेडिट बैलेंस एक्स्ट्रा हो तो ये बनेगा कैपिटल रिजर्व। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नेट एसेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके अंदर माइनॉरिटी का शेयर कितना है, उसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऐड कर देना, और प्री एक्विजिशन वाला सॉरी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन शेयर दोनों ऐड कर देना। तो ऐसे आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला बन जाए। तो इसके रिगार्डिंग ना एक मास्टर क्वेश्चन है, लाइक मैं इसका क्रेडिट तो जय चावला सर को दूंगा कि जय चावला सर का मैंने उठाया, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। चलो तो पहले एक बार क्वेश्चन निकालते हैं, ताकि इससे आपके ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट या फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में वो भी हो जाए। तो आपको ऐसे ऐसे दिया हुआ रहेगा, लाइक शेयर कैपिटल दी हुई रहेगी, डिबेंचर दिए हुए रहेंगे, ट्रेड क्रेडिट दिए हुए रहेंगे, बिल्स पेबल दे रखी होगी, इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी आपकी इंपॉर्टेंट, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अगर परचेज करी एज ऑन जुलाई 1 जुलाई 2023, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट अपन की है वो अपन का दिख रही है, ये अपन ने करा है 1 जुलाई को। उसके बाद में होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया 75,000 इक्विटी शेयर, बैलेंस रिजर्व का 1 अप्रैल को 2,10,000 और पीएनएल के अंदर 1.5 लाख। तो अभी कितना दिख रहा, 6 लाख और 4.5 लाख, मतलब जो भी इसका डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा अपन का पूरा पोस्ट के अंदर, ठीक है। उसका डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी 12% इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट रिसीव करा, होल्डिंग ने करेक्टली रिकॉर्ड करा है, करेक्टली रिकॉर्ड करा है, मतलब जो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए था उसका एकदम सही करा है। अब नॉर्मल लॉस है, इसका ट्रीटमेंट अभी देख लेंगे। चलो देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस देखा है 2,10,000 1,50,000। उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन के अंदर मार्केट वैल्यू कितनी, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर कुछ हुआ गया, एक सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वो है 22 लाख, लेकिन बुक में कितनी दिख रही है अपन के
17 लाख। ठीक है, तो ये अभी है कितने की अपन की 17 लाख की, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू कितने पे करना है 22 लाख पे, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 15% पे, सॉरी मशीन पे। ठीक है, उसके बाद में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है 1 अगस्त को, मतलब आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन कर रहा है, तो मतलब ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस होगा, क्योंकि डिविडेंड पहले डिक्लेयर कर दिया था लेकिन अब पे हो रहा है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हुआ था आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन के, और बोनस का ट्रीटमेंट, बोनस का कोई ट्रीटमेंट आया नहीं। तो देखो, ये देखो, सबसे पहले अपन अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट का है। हाँ देखो, इन द मंथ ऑफ 2000 मंथ ऑफ मार्च, गुड्स कॉस्टिंग 1,25,000 सोल्ड बाय सब्सिडरी एट 20% प्रॉफिट, मतलब अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन इफेक्ट आएगा यूपी के अंदर, जिसमें से 50,000 की सेल कर दे और अनसोल्ड स्टॉक अभी भी इस पे ही है। तो 1,25,000 बेचा, जिसमें से 50,000 का अब तक इसने सेल्स कर दिया, तो बचा कितना? 75। तो देखो, एंड 50,000 इंटू 60% मतलब 30,000। 30,000 ये सब एक तो कहाँ जाएगा, एक कंसोलिडेशन प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होगा, क्योंकि उसका माइनॉरिटी, सॉरी अपन के सब्सिडरी वाले हैं उसके प्रॉफिट में दिख रहा है, तो वो वहां से माइनस करना। और दूसरा इफेक्ट लेना है स्टॉक के अंदर, तो जो बैलेंस शीट के अंदर जितना भी स्टॉक दिख रहा है उतना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना है, और जो जितना अर्न करना है होल्डिंग है। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर सब्सिडरी ने अर्न करा है तो 50,000 इंटू 20%, तो ये 10,000, और ये पोस्ट कॉलम के अंदर इफेक्ट आएगा, और स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो, अब इसकी एओपी कैसे बनानी है, तो जैसे मैंने बोला ये 2,10,000 दिख रहा है और इसका 1,50,000, और जो बैलेंस शीट डेट पे ये 6 लाख और 4.5 लाख, जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,90,000 का, सॉरी हाँ, ये तो 1 अप्रैल, ये अप टू 1/7 का, और ये 1/7 टू 31 मार्च तक का है। तो ये वाला डिफरेंस यहाँ पे लेना, उसके बाद जो भी एबनॉर्मल लॉस है यहाँ पे ऐड करना है, और जो बोनस वाला अमाउंट है, बोनस वाला मतलब 1 लाख के ऊपर 1/5 अपन को बोनस मिला है, तो इसकी एंट्री ऑलरेडी पास है, तो इसको 2 लाख यहाँ के माइनस कर देना। ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया यहाँ से, और एक जो डिविडेंड वाला ट्रीटमेंट है वो आएगा यहाँ 1,20,000। उसके बाद में टाइम एडजस्टमेंट करेंगे। टाइम एडजस्टमेंट 3 महीने करेंगे, तो 3 महीने का प्री पोस्ट वाले से भी अपन माइनस करेंगे, और पोस्ट पीएनएल और पोस्ट जनरल रिजर्व से माइनस करेंगे। तो ये माइनस करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये आ जाएगा 3,66,250, और ये 292,500, एंड ये उसके बाद में एबनॉर्मल लॉस पहले प्लस हुआ, यहाँ के माइनस कर देना, क्योंकि ये पोस्ट पीरियड से रिलेट करता तो यहाँ माइनस होगा, अगर प्री पीरियड से रिलेट करता तो प्री में यहाँ के माइनस हो जाता। उसके बाद में डिविडेंड प्री है तो प्री प्रॉफिट में से माइनस कर देना, क्योंकि ये प्री प्रॉफिट से निकाला हुआ है, ये आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन के अर्न करे प्रॉफिट से नहीं करा, इसलिए प्री में अपन माइनस कर रहा है। उसके बाद प्लस माइनस रीवैल्यूएशन, चलो देखो रीवैल्यूएशन कैसे करा। रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की 17 लाख अपन ने देखी थी, डेप्रिसिएशन कितना है 15%, तो बुक वैल्यू कितनी होगी? ये कब की, ये जो अपन का डाटा है वो कब का है 31 मार्च का, और जो बुक वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो अपन 1 अप्रैल की कैसे निकालेंगे? तो 17 लाख डिवाइडेड बाय इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चल रहा था, तो ये कितना होगा अपन का 20 लाख का, सॉरी ठीक है। तो अभी ये 17 लाख कितने पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये अभी 85% पे है, तो इसको 100% पे कैसे लेके जाएंगे? 70 लाख डिवाइडेड बाय 85%, तो ऐसे करके आपका 20 लाख आ जाएगा, कि 1 अप्रैल को अपन को इसकी बुक वैल्यू थी 80 लाख, सॉरी 20 लाख। तो बुक वैल्यू लैंड और बिल्डिंग का डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितनी होगी? तो 20 लाख माइनस 75,000, तो लाइक कैसे निकालना आपको पता है, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ऐसे करके आपका 75,000 आ जाएगा। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आएगी? तो अभी की बुक वैल्यू कितनी है अपन की 90 लाख 25,000, और मार्केट वैल्यू कितनी है 22 लाख। जो डिफरेंस आएगा रीवैल्यूएशन गेन का, वो अपन को लेके जाना पड़ेगा इस यहाँ पे, रीवैल्यूएशन गेन 22 लाख। ठीक है, देखो अब प्रॉफिट कमा लिया, तो प्रॉफिट कमाने से कुछ डेप्रिसिएशन में भी इफेक्ट आएगा। तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था? 2,25,000 ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग बुक वैल्यू। लेकिन डेप्रिसिएशन बाय होल्डिंग और मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। तो देखो अगर वैल्यू बढ़ी है मशीन की, मतलब अब एक्सेस डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, तो 22 लाख के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन 3 महीने का, तो कितना लगा? 2,62,500। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगा ना 22,500, और तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किससे रिलेट करेगा? पोस्ट पीरियड से, तो पोस्ट पीरियड के अंदर आके इसको माइनस कर देना। देखो एक जगह गेन आएगा, तो एक जगह इसका अगर रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है तो उसका सेविंग एंड डेप्रिसिएशन आएगा, रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है तो उसका एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक। उसके बाद में यहाँ से आपने ये बना लिया आपका एओपी। उसके बाद में आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाया? इन्वेस्टमेंट कितना का रखा था 15 लाख का, इसके अंदर नेट एसेट ये देखो, ये जितना अपन का ये देखो, इसका अपन को शेयर निकालना है।
हाँ ये देखो, फाइनल प्रॉफिट आ गया, इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडी विद बोनस 12 लाख रुपए शो कर रहा है। तो जो भी इसका डिफरेंस आएगा, ये तो अपन के हो गए नेट एसेट फर्स्ट मार्च, सॉरी 1 जुलाई। उसके बाद में जितना ये जो है अपन ने कितना एक्वायर करा है इसका देखते हैं। अपन ने एक्विजिशन कितना रखा है इसका, शेयर कैपिटल है इसकी 10 लाख, अपन ने एक्वायर करा कितने, होल्डिंग से 75,000, मतलब 75,000 मतलब 75% अपन ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। 75% अगर अपन ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो देखो होल्डिंग का शेयर कितना है 75%। तो देखो अपना ये कहाँ गया, हाँ ये देखो, इस जो भी ये आया ना अपना पोस्ट वाला, इसके अंदर 75% का किसका होगा, होल्डिंग का, और 75% 25% का आ जाएगा माइनॉरिटी में। और सेम इसका ये जो अमाउंट आया ना अपन का, तो ये भी जाएगा 75% होल्डिंग और माइनॉरिटी, ठीक है। अब जाके करेगा क्या, जाके ये करेगा, ये देखो ये आया कॉस्ट ऑफ, ये तो इन्वेस्टमेंट अपन ने 15 लाख देखा, इसमें से जो होल्डिंग का शेयर है नेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो जितना भी आया इन दोनों को ऐड करके यहाँ के माइनस कर देना। तो ये जो डिफरेंस आएगा, मतलब अपन ने इतना एक्सेस पे करा है, इन्वेस्टमेंट माइनस डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब अपन ने इतना एक्सेस में पे करा है, अपन को इन्वेस्टमेंट मिल, ठीक है। उसके बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर पोस्ट एक्विजिशन वाला शेयर के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब्सिडी वो 100% है, मतलब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 100% जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ये देखो बैलेंस शीट में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला कभी तंग करेगा। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसकी 4 लाख है और 3 लाख है, सॉरी। तो और इक्विटी शेयर वाले कुछ नहीं लिया है, इसका मतलब क्या मानेंगे, जो 3 लाख है वो पूरा अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये 3 लाख यहाँ ले लेना है, ये आप भूल जाओगे पेपर में, इसका तो ध्यान रखना। उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस, ये देखो इसका फॉर्मेट बताता है कैसे बनता है। कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस का ये रहा, बैलेंस लेना रिजर्व सरप्लस का, माइनस करना प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्यों किया जाता है ये सेटिंग के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस होता है। और अगर कोई शेयर है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का सब्सिडरी के अंदर, अब कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, अगर वो डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है, तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है, तो इसका सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, वो आएगा कंसोलिडेटेड पी&एल के अंदर। और अगर कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है बाय होल्डिंग फ्रॉम सब्सिडरी, तो खाली इसका है ना पोस्ट एक्विजिशन वाला लेना, और ऐसा नहीं कि पूरा 100% ले लिया, जितना होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है ना, मान लो 75% कर दी इस के अंदर, तो 75% ही लेना। चलो तो इसका इस जो अपन का मास्टर क्वेश्चन है उसके हिसाब से बताता हूँ। ये देखो कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस, होल्डिंग का बैलेंस कितना है 7.5 लाख, ये 6 लाख। उसके बाद में प्री एक्विजिशन डिविडेंड गलती से आ गया, तो इसका यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रखी थी वो सही कर रखी थी, जैसे एडजस्टमेंट ने बोला था। उसके बाद में प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट में कितना शेयर है वो ऐड कर दिया दोनों का। उसके बाद में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कमाया था होल्डिंग कंपनी ने वो माइनस कर दिया 30,000 का। और जो गेन हुआ ऑन डिबेंचर सेल, ये देखो ये एडजस्टमेंट है, सेल ऑफ डिबेंचर्स कहाँ गया, फर्स्ट अप्रैल होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट देज abnormal loss in the month of goods costing bills payable, इसका भी एक एडजस्टमेंट था। ये देखो हाँ ये रहा डिबेंचर्स कितने दिख रहे 3 लाख है, इसको ना इन डिबेंचर्स को अपन ने सेल कर दिया था, और तो इन डिबेंचर्स को सेल कर दिया तो इसका क्या इफेक्ट आया। तो ये जो जितना अपन प्रॉफिट वाला सेल और डिबेंचर्स है वो भी यहाँ आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, गेन और सेल और डिबेंचर पी&एल के अंदर लेना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इनटू कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट। तो यहाँ से आपका पी&एल वाला पार्ट बन गया। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनानी, इक्विटी शेयर कैपिटल ली, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ली, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस जो भी इन दोनों को ऐड करके आया अपना, ठीक है। उसके बाद में अपन का जो क्रेडिटर्स है, सॉरी डिबेंचर्स वाला है 18 लाख प्लस 12 लाख, और जो इन दोनों को ऐड करके और जितना भी अपन ने सेल कर दिए डिबेंचर्स वो आ जाएंगे। सेल वाली अमाउंट पूरी माइनस करना है, ऐसे नहीं कि पूरी सिर्फ 3 लाख माइनस कर रहे हो, क्योंकि अपन ने 3,60,000 लिया है और जो 60,000 है उसका अपन ने इफेक्ट रिजर्व सरप्लस के अंदर ले लिया है, ठीक है। तो सेल 3,60,000 में हुआ है, तो ये पूरा 3,60,000 माइनस करना, ये गलती मत करना, 3 लाख माइनस करके मत आ जाना प्लीज, हम रिक्वेस्ट। क्रेडिटर्स और उसके बाद में क्रेडिटर्स 9 लाख 5 लाख दिख रहे हैं, और जो ऑफसेट करना मतलब इंटरव्यू जो प्राइस है वो 40,000 के, जो 40,000 के होल्डिंग मांग रही है वो माइनस कर देना। और सेम टू सेम अपन को कहाँ इफेक्ट लेना है, सॉरी ये 40,000 90,000 नहीं 40,000 ये, ठीक है। ये क्रेडिटर्स से सेट ऑफ कर देना। उसके बाद में बीपी मतलब होल्डिंग ने सब्सिडी को बेचा होगा तो बिल्स पेबल आए होंगे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है 90,000 की, एक बिल्स पेबल के अंदर इफेक्ट लेना है, और ये एक अपन को यहाँ पे इफेक्ट लेना है अपन के बिल्स रिसीवेबल के अंदर। लैंड बिल्डिंग के अंदर जितना भी गेन हुआ वो ऐड कर देना, और एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देना, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद में डेटर्स के अंदर भी सेम ही, और जो भी अपन के इंटरनल ट्रांजेक्शन है वो माइनस कर देना, और जो भी सेम बिल्स रिसीवेबल के अंदर और इन्वेंट्री के अंदर ये वाला पार्ट याद रखना, अपन को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो माइनस करना है। उसके बाद जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उन दोनों कंपनी का ऐड करके ऐसे आपकी बैलेंस शीट बनेगी। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं इसमें से, लाइक ये देखो अपन के ये बैलेंस शीट ऐसी कैसे है, इनमें से लाइक ये 4 एडजस्टमेंट आ जाएंगे, या फिर इनमें से ये 4 आ जाएंगे, या दोनों को मिक्स करके 4 आ जाएंगे, इतने ही आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लेनी, और सारे एडजस्टमेंट आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। कंसल्टेशन यहाँ पे आपका होता है खत्म। एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है 10 मिनट के अंदर, उसके अंदर मैंने पूरा कंसोलिडेशन के अंदर सारे एडजस्टमेंट फॉर्मेट, और मैंने क्वेश्चन भी प्रोवाइड करें कि आपको वो 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, आपका पूरा कंसोलिडेटेड P&L हो जाएगा। उस स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 मार्क्स का आएगा, उसके साथ में 6 मार्क्स का आपका AS23 या AS27 का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड थैंक यू सो मच। एंड आपको कमेंट करने में कंजूसी मत करो, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, नोट्स बनाए इसके साथ में, एंड इसके बाद में आपने मास्टर क्वेश्चन लगाया है, या इसके बाद में अगर आपको और क्वेश्चन लगाने हैं तो या तो आप नितिन गोयल सर का मैथन है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आकाश कंदोई सर है उनके अपन के लिया क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके साथ में आपको ये सारे एडजस्टमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है इस चैप्टर की। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस। लास्ट टाइम कमेंट जरूर करके जाना, मेरे को बहुत अप्रिशिएशन मिलती है। ओके, बाय बाय।